क्वेश्चन नंबर 16 है इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, समावेशी शिक्षा 5 नंबर का टॉपिक है आपके पेपर में। और क्या है समावेशी शिक्षा? समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव बना है इंक्लूड वर्ड से। इंक्लूड का मतलब होता है समावेशन करना, यानी सबको समाहित करना, सबको साथ लेके चलना, है ना। सब मतलब फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल की बात करेगा, सभी के लिए शिक्षा, सभी को इंक्लूड करके शिक्षा, ठीक है ना। तो टीचिंग स्टूडेंट्स विद डाइवर्स नीड्स इन डिफरेंट स्कूल्स, यानी अलग अलग आवश्यकताओं या विविध आवश्यकताओं वाले बच्चों को विविध स्कूल में पढ़ाओ। ये डाइवर्स लर्नर्स क्या है, पॉजिटिव वर्ड के रूप में रट लेते हैं हम लोग कई बार कि डाइवर्स नीड्स वाले बच्चों की बात हो रही है, मतलब अच्छी बात हो रही होगी। भाई साहब उन्होंने कह दिया अलग स्कूल में पढ़ाओ डाइवर्स नीड्स वाले बच्चे को, और बच्चे डाइवर्स नीड्स वाले नहीं होंगे तो रोबोट्स हो जाएंगे, सब एक जैसे हो जाएंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस खत्म हो जाएगा फिर तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो नेगेटिव बात है। डाइवर्स नीड्स वाले बच्चों को यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एक स्कूल में पढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनकी नीड्स का ध्यान रखते हुए। ऐसा नहीं है डाइवर्स नीड्स एक बच्चा है जिसको सुनता नहीं है तो उसको मूक बधिर विद्यालय में भेज दें, एक बच्चा है जो देखता नहीं है तो उसको विजुअली चैलेंज में भेज दें, है ना। तो कोशिश करनी है एक ही जगह पे पढ़ा पाए। बी ऑप्शन है डेवलपिंग अ स्कूलिंग सिस्टम वेयर नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर एड्रेस्ड। ये बात एकदम अच्छी, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ लग रही है। 84% लोग सही उत्तर दे भी रहे हैं। एक ऐसी स्कूली व्यवस्था स्थापित करना जहां सभी विद्यार्थियों की जरूरतों की पूर्ति हो सके, यानी हम हर एक बच्चे की नीड का ध्यान रख सकें। कोई बच्चा है जिसको सुनने में कठिनाई होती है उसको आगे बिठा लें, कोई बच्चा जिसको देखने में कठिनाई होती है तो थोड़ा अपने वर्ड्स को बड़ा करके लिख दें, अपनी स्पीच को क्लियर रखें। एक बच्चा है जो गिफ्टेड है उसको चैलेंजिंग क्वेश्चंस दे दें, ठीक है ना। तो ये क्या बात हो गई, हम सबका ध्यान रख पा रहे हैं। हाँ, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में यही होता है कि ऑल नीड्स वाले बच्चों को केटर कर पाए। फिर भी बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन है डिवाइडिंग स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेक्शंस बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, यानी बच्चों को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देना, किस लिए, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे। ये बच्चा 90% लाता है तो इसको अलग सेक्शन में रखो, ये होता है ना कई बार, लेकिन ये सही प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी। ये होमोजीनियस ग्रुपिंग हो गई, जबकि हमको हेट्रोजीनियस या मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी होती है। Admitting the students in school and putting onus on him to adjust the schooling system, यानी स्कूल सिस्टम को एडजस्ट करने की उस पर जोर डाला जाए कि विद्यार्थी को स्कूल में दाखिला देकर उस पर विद्यालय व्यवस्था के अनुसार भार डाला जाए कि हमारे स्कूल में तो ऐसे ही होता है, तुम चल नहीं सकते हो कोई बात नहीं, फिर भी फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ के जाओ, हम तुम्हारे लिए रैंप नहीं बनवाएंगे, लिफ्ट नहीं बनवाएंगे। तो ये तो और नेगेटिव हो गया। इसको इंटीग्रेटेड स्कूल सिस्टम तो कह देते हैं, इंक्लूसिव नहीं कहेंगे, ठीक है ना। कि आपने एडमिशन तो दे दिया लेकिन व्यवस्था नहीं बदल रहे हैं आप। जब सिस्टम चेंज हो बच्चे के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है चेंज द सिस्टम फॉर द चाइल्ड। चेंज किसमें, चेंज किसमें होना चाहिए, सिस्टम में कि बच्चे में? बताओ फटाफट से, सिस्टम में चेंज करें कि बच्चे में चेंज करें? चाइल्ड, बताओ। अब कोई कहेगा दोनों। भाई किसके लिए है स्कूल, किसके लिए, सिस्टम किसके लिए? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहेगा, बच्चे में चेंज, सिस्टम में चेंज। कुछ चेंजेस तो चलो हो सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस ऐसे होंगे जो नहीं है संभव। सबका साथ सबका विकास, हाँ वही 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 है ना। जो पॉलिटिकल मुद्दे रहते हैं ना जहां पे रैलियों में इस्तेमाल होते हैं, तो वो बातें अच्छी होती हैं सुनने में, बाद में कितनी लागू होती हैं ये तो ईश्वर ही जाने। बट अगर हम बात करें, सिस्टम को चेंज करते हैं, बच्चे को चेंज नहीं करते। यानी डोंट चेंज द चाइल्ड बट इंस्टेड चेंज द सिस्टम, यानी व्यवस्था में परिवर्तन लाइए, स्कूली सिस्टम में परिवर्तन लाइए। अगर सीढ़ियां हैं तो रैंप बनाइए जहां पे वो बच्चा जो व्हील चेयर से आता है वो भी जा सके, है ना। एक बच्चा ब्रेल लिपि का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके यहाँ सिस्टम नहीं, बच्चों को कैसे चेंज करोगे? आंखें लगवा दोगे बच्चे की अगर नहीं है? कैसी बात हो गई, ये अजीब सी बात हो गई। तो सिस्टम में चेंज लाते हैं, ना कि बच्चे में चेंज लाते हैं, क्योंकि सिस्टम के लिए बच्चा नहीं है, बच्चे के लिए सिस्टम है। भाई सिस्टम किस लिए बनाया, स्कूल किसके लिए बनाया, बच्चों के लिए ना। तो सिस्टम में ही चेंज लाते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इक्विटी बेस्ड शिक्षा कहेंगे इसको, यानी समता के आधार पर बनाई गई शिक्षा, ना कि इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आर टीचर इन अ डाइवर्स क्लासरूम। क्लासरूम हमेशा डाइवर्स ही होगा, बिल्कुल एक जैसे बच्चे मिल जाएं पॉसिबल नहीं है। यानी विभिन्नता वाले कक्षा कक्ष में क्या करे टीचर? एक विविधता वाली कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविधता मतलब कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग समूह के बच्चे हैं, अलग अलग रुचियां रखने वाले बच्चे हैं, इंटरेस्ट सबके अलग हैं, आईक्यू में भी डिफरेंस हो सकता है। तो उस केस में क्या किया जाए? पहला ऑप्शन है इग्नोर सम स्टूडेंट्स टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ अदर चिल्ड्रन, यानी कुछ बच्चों को इग्नोर ही कर दो। तो भैया स्कूल तो सभी के लिए है, कुछ बच्चों को इग्नोर कर दोगे तो उनके लिए तो कोई महत्ता बची नहीं, कोई इंपॉर्टेंस बची नहीं स्कूल की, फिर वो क्या सीखेंगे? यूजेस डिफरेंट टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड्स एज पर द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। ये बहुत ही प्यारी बात है कि बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सिस्टम में चेंज, जो भी बात हमने थोड़ी देर पहले की थी, इस अप्रोच से आपके ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, कंस्ट्रक्टिविज्म, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब किसकी बात करते हैं? बच्चों की नीड्स की बात करते हैं। तो आपका आधा पेपर तो
इसी बात को समझने से सॉल्व हो जाएगा कि आप नीड्स को ध्यान में रख पाए बच्चे की, ठीक, उसको एक्टिव रख पाए। डज नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू दी लर्निंग लेवल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी बच्चा किस स्तर पे सीख रहा है कोई इंपॉर्टेंस नहीं। एक बच्चा जिसको 2 सेकंड में समझ में आ जाता है, दूसरे को 2 मिनट में आता है, तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है, अपने आप समझते रहो, हमने तो समझा दिया। क्रिएट्स अ फियरफुल एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट जहां भय पैदा हो वहां सीखना संभव नहीं है। एंजॉयमेंट या एंजॉयबल एनवायरमेंट होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए क्लासरूम, कुल मिला के प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। स्टूडेंट्स हैविंग डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया पे क्वेश्चन हमेशा से आता रहा है, आता रहेगा। बस पहले सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछते थे, अभी कितने 2 और 2 4 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक। डिसलेक्सिया डिस्कैल्कुलिया दोनों को मिक्स कर दिया, पूछा है बताओ। पठन वैफल्य या वैकल्य कह देते हैं, यानी पढ़ने में विफलता को डिसलेक्सिया कहते हैं, सबसे कॉमन है। तारे जमीन पर मूवी याद कीजिए, ईशान अवस्थी को याद कीजिए, डिसलेक्सिया था उनको। आप अगर वो देखेंगे जो नोटबुक है, पढ़ नहीं पाएंगे। उसका रीजन है इन बच्चों को पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी समस्या होती है। सबको होगी जरूरी नहीं, लेकिन जो पढ़ता गलत है वो लिखेगा सही कैसे? तो डिसलेक्सिया में पढ़ना प्लस लिखना दोनों भी आ जाएंगे एट टाइम्स, ठीक है ना। और सिर्फ लिखने की समस्या है तो डिसग्राफिया हो जाएगा, ग्राफ, ठीक है ना, इलेजिबल राइटिंग, पढ़ नहीं सकते जिसकी राइटिंग को। तो स्टूडेंट्स हैविंग डिसलेक्सिया फेस डायरेक्ट चैलेंज इन डैश एंड स्टूडेंट्स हैविंग डिसकैल्कुलिया फेस डैश चैलेंज इन डैश। अब इसमें ये डैश 2 जगह लगा हुआ है, इस चक्कर में कई लोग गलती करते हैं। तो मैंने सिंपल एक तरीका आपको बताया हुआ है, जो सबसे पहले वाला, इसको खुद से भर लो अपने दिमाग में। कुछ दिन तो शुरुआत में हो सकता है लिख के भी करना पड़े, उसके बाद दिमाग अपने आप फिल करने लग जाएगा। डिसलेक्सिया, जो स्टूडेंट्स हैविंग डिसलेक्सिया डायरेक्ट चैलेंज इन, किस में फेस करते हैं डायरेक्ट चैलेंज? रीडिंग में तो 100% करेंगे, तो रीडिंग लिख लिया अपने दिमाग से। एंड स्टूडेंट्स हैविंग डिसकैल्कुलिया, मैथ्स में या कैलकुलेशन में फेस करेंगे। भाई कैलकुलिया का मतलब ये कैलकुलेशन में विफलता है, गुणन वैफल्य है, जोड़ ठीक से नहीं पाएंगे, घटा ठीक से नहीं पाएंगे, गुणा ठीक से नहीं कर पाएंगे, है ना, इकाई दहाई वाली जो उस सब में समस्या हो सकती है। तो आंसर क्या होगा? रीडिंग, ठीक है। एंड राइटिंग, अच्छा राइटिंग भी होता है, पता नहीं, चलो हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनिपुलेटिंग नंबर्स, यानी नंबर्स के साथ खेलने में, अंकों के हेरफेर में उनको समस्या हो जाती है ना। 18 लिखा हुआ है, इसमें से कुछ घटाना है तो उनको कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, ठीक है। बी ऑप्शन है मैनिपुलेटिंग नंबर्स एंड स्पेलिंग वर्ड्स, मतलब डिसलेक्सिया वाले को नंबर्स को मैनिपुलेट करने में और डिसकैल्कुलिया वाले को स्पेलिंग्स में। ये तो उल्टा कर दिया इन्होंने। भाई डिसकैल्कुलिया वाले को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, वर्ड्स में नहीं। स्पेलिंग वर्ड्स और फिजिकल कोऑर्डिनेशन, फिजिकल कोऑर्डिनेशन कौन सा होता है? डिस्प्रैक्सिया होता है, जिसमें बच्चे को शारीरिक समन्वयन में दिक्कत होती है। इनको हिंदी में भी यही कहते हैं। डिस्प्रैक्सिया में क्या होगा? टाई लगाना, पेन पकड़ना, है ना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें शारीरिक समन्वय या कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, उसमें दिक्कत होगी बच्चे को। फिजिकल कोऑर्डिनेशन और राइटिंग स्टोरी, डिसकैल्कुलिया नहीं होता, वो राइटिंग में समस्या डिसग्राफिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डिसग्राफिया कहलाती है। तो सिर्फ एक ही उत्तर सही बचा, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों में डिसलेक्सिया वाले को दिक्कत हो सकती है और डिसकैल्कुलिया वाले को नंबर्स के मैनिपुलेशन में, अंकों के हेरफेर में। अब किस लेवल की दिक्कत है, अलग अलग बच्चे में अलग अलग हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फटाफट से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19? फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट, हमें पता है बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड करना होता है, समावेशन करना होता है बच्चे का। तो उस केस में हमें क्या करना है? पहले सक्सेसफुली इंक्लूड करना है किस तरह के बच्चे को? विजुअल इंपेयरमेंट, यानी दिखने में समस्या है, दृष्टि बाधित बच्चा है, वो जूझ रहा है दृष्टि बाधिता से, यानी क्लियरली देख नहीं पाता, है ना, पार्शियली देखता है या बिल्कुल नहीं देखता है। बिल्कुल नहीं देखता है तो यहाँ पे ब्लाइंड भी लिखा हो सकता था। अ टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके रिटन फॉर्मेट में उतनी दो। मतलब आप खुद सोचो, एक बच्चा जिसको देखने में पहले ही समस्या है, उसको लिख के दे दो सब कुछ। भैया देख तो वो पहले ही नहीं पाता, तो ये तो खतरनाक या नेगेटिव ऑप्शन हो गया। यूज कलर पेन्स टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, भैया देखने में समस्या है, आप लगे पड़े हैं रिटन इंफॉर्मेशन पे, हट गया। मेक डायग्राम्स ऑन ब्लैक बोर्ड टू विजुअली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, यानी आप विजुअली ही पढ़ाएंगे और विजुअली ही दिक्कत है। ध्यान रखिए, जिस भी सेंस में, जिस भी ज्ञानेंद्रिय में दिक्कत है, यदि सुनने में दिक्कत है तो आप फोकस किस पे करेंगे? बाकी सेंसेस का यूज करेंगे, सिर्फ सुनाते ही नहीं रहेंगे। और सुनने में कम दिक्कत है तो हो सकता है थोड़ा लाउडली आप बोल लें, ठीक। तो विजुअली बच्चे को, विजुअली ही इंफॉर्मेशन, विजुअली चैलेंज बच्चे को विजुअली इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे कि देखना नहीं आता बट हम तो दिखा के ही पढ़ाएंगे तुमको। भाई उसके बाकी सेंसेस यूज कर लो, उसको टच करा के पढ़ा लो, उसको सुना के पढ़ा लो ताकि वो सुन तो सके। तो यूज ऑडिटरी वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, यानी आपको ऑडिटरी वेज का इस्तेमाल करना है, यानी उसको आप
आगे बिठा सकते हो ताकि वो सुन अच्छे से पाए, और अगर थोड़ा बहुत देख पाता है तो थोड़े बड़े अक्षर लिख सकते हो। इनमें से कोई ऑप्शन इन्होंने दिया नहीं है। तो ऑडिटरी वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी को मौखिक रूप से भी आप प्रेजेंट करें, जो आपने बोर्ड पे लिख दिया है उसको बोल के भी बता दें साथ में, या कोई ऑडियो बुक का यूज कर सकते हैं। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 10 क्वेश्चन और हैं इसके बाद। Which of the following is correct in the context of students with giftedness, यानी प्रतिभाशाली बच्चे। गिफ्टेडनेस का मतलब क्या है? जिनमें प्रतिभा है, कुछ डिफरेंट करना जानते हैं वो, ठीक है जी। डिफरेंट भी नहीं कहेंगे, बेसिकली उनका जो मेंटल एबिलिटी है, मानसिक क्षमता है, वो बाकी बच्चों से ज्यादा है। आईक्यू ज्यादा होता है, जनरली चीजों को समझते ज्यादा अच्छे से हैं, जल्दी समझ लेते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी ये सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो बेसिकली इनका दिमाग थोड़ा तेज है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और गिफ्टेड बच्चा 1 या 2% ही है, मतलब आईक्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने बताया था ना, आईक्यू अगर 60 बच्चों की क्लास है तो एवरेज जो 50 से 60% बच्चा है उसका आईक्यू एवरेज ही माना जाएगा। 1-2% बच्चे होंगे जो बिल्कुल गिफ्टेड होंगे, 1-2% बच्चे होंगे जिनको कोई प्रॉब्लम होगी या बहुत सीवियर डिफिकल्टी होगी। तो अगर हम बात करते हैं यहां, तो जो गिफ्टेड बच्चा है, दे थिंक कन्वर्जेंटली। गिफ्टेड की निशानी है कि वो दिशाओं में सोच पाएगा, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्वर अच्छा है वो, कि वो अलग अलग दिशाओं में सोच पाता है। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, कन्वर्जेंट नहीं है। दे हैव लो रिसेप्टिविटी टू लर्न, यानी धीमे सीखते हैं, जबकि इनकी तीव्रता से ये सीख जाते हैं बहुत तेजी से। दे अवॉइड टेकिंग रिस्क ऑफ परफॉर्मिंग न्यू टास्क, भैया ये रिस्क टेकर होते हैं, चैलेंजिंग टास्क इनको पसंद आते हैं। ये वही है, रिस्क है तो इश्क है वाले लोग जिनका दिमाग थोड़ा सा तेज है। दे डिस्प्ले रिवर्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, यानी रिवर्स जल्दी से कर लेते हैं चीजों को दिमाग में, एब्स्ट्रैक्ट चीजें सीख लेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होती है मेंटल प्रोसेसेस में। ये काम नहीं किया तो दूसरा नहीं तो तीसरा, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी कर पा रहे हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनको चैलेंजिंग टास्क दिए जाते हैं, जो हॉट्स होते हैं ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन वो दिए जाते हैं, लोअर ऑर्डर वाले नहीं, क्योंकि ये बोर हो जाएंगे यदि इनको चैलेंजिंग टास्क नहीं दिए गए क्लास में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, एक असर्शन है, दूसरा रीजन है, इसको हम पेट पे बाण मारने वाले क्वेश्चन कहते हैं। फटाफट से बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। जुड़ करके अभी हम हो गए हैं कितने, 15,000 लोग, 9,000 लोगों ने लाइक किया है। देखिएगा, अ टीचर शुड प्रमोट कोलैबोरेशन, डायलॉग्स एंड डिबेट्स अमंग स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, यानी एक टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए। कोलैबोरेशन यानी ग्रुप में सीखने को, एक दूसरे की मदद करके सीखने को। डायलॉग्स मतलब संवाद, बातचीत, चर्चा, डिस्कशन, ठीक, इन सबको। डिबेट्स, वाद विवाद को, इन सब चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। बात तो सही है, फैक्ट है भाई, तभी तो बच्चे क्या होंगे, बेहतर उनकी थिंकिंग होगी और समाज भी अच्छे के लिए बदलेगा। रीजन क्या है इसका? चिल्ड्रन आर कैपेबल टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग ऑफ देयर एनवायरमेंट थ्रू दी सोशल इंटरेक्शंस। अब ये डिबेट, डायलॉग, कोलैबोरेशन कहां होते हैं? जहां ग्रुप में बात होगी, अकेले थोड़ा ना खुद से बातें करते रहोगे, है ना, एक टाइम के बाद बीमार भी कह सकता है कोई। तो क्या होगा यहाँ पे, हम क्यों कह रहे हैं ऐसा कि ग्रुप में सिखाओ या सोशली सिखाओ? क्योंकि बच्चा मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करता है अपने एनवायरमेंट के साथ जब वो अन्योन्य क्रिया करेगा समाज में। कौन कहता है ये बात? वाइगॉस्की कहते हैं। तो ये बात भी ट्रू है। तो ये तो आसान उत्तर हो गया इसका, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यदि दोनों सही है और ये इसका सही रीजन भी है तो बात ए ही सही हो जाएगी इसमें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 पे सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग सभी। आज तो आप स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत दिमाग से बात हो रही है यहाँ पे, दिखने से नहीं, सिर्फ दिखने की बात कर देते हैं। कई लोगों को स्मार्ट कहो, उनको लगता है मैं अच्छा दिख रहा हूँ, है ना, या दिख रही हूँ। फटाफट से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क बिलीव्स दैट लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस विच टेक प्लेस इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि लर्निंग क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में क्या लेती है? जगह लेती है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक संदर्भ में आप अच्छा सीख पाते हैं। सी बी सब अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी एक एक्टिव प्रोसेस जिसमें बच्चा एक्टिव रहेगा। सांस्कृतिक संदर्भ में होती है, यानी जिस संस्कृति और समाज में हम होते हैं वहां हम एक्टिव होकर के सीख सकते हैं। कौन कहेगा? सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन 3 चीजों को सबसे ज्यादा महत्व किसने दिया? SCL, BPL की तरह SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। एक ही व्यक्ति हैं वाइगॉस्की, और वो क्या है? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। किस तरह के? सामाजिक रचनावादी हैं। मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिटिकल, फ्रॉइड की बात हो गई यहाँ पे। फिर बिहेवियरिस्टिक, स्किनर, पावलोव, बहुत सारे लोग हैं। मॉरलिस्टिक का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट से।
एक नए कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट, यानी एक नए संप्रत्यय को के अधिगम को बढ़ावा देता है। व्हाट? रिलेटिंग न्यू नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यानी नए कॉन्सेप्ट को सिखा रहे हैं। कोई नया संप्रत्यय जो आपको नहीं आता या बच्चे को नहीं आता, उसको कैसे सिखाएंगे? जो उसको आता है पहले से, यानी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ देंगे नए कॉन्सेप्ट को, तो लर्निंग अच्छे से हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो रिलेटिंग न्यू नॉलेज विद प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान से। आपको याद होगा लेसन प्लान बनाते समय किसी ने बनाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने बनाए होंगे, जिन्होंने रेगुलर की है, जिन्होंने सिर्फ एग्जाम दिया उन्होंने भी बनाए ही होंगे, फाइल तो सबमिट हुई होंगी ना। तो अगर हम बात करते हैं नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, तो एक क्वेश्चन आता है उसमें, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए हम 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले, है ना। तो प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट कर रहे हैं हम नया पढ़ाने से पहले, ये बिल्कुल फैक्ट है। फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, क्या इससे बेहतर निकल गया कोई ऑप्शन तो वही हो जाएगा। डिसकनेक्टिंग न्यू नॉलेज फ्रॉम सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, भाई साहब कनेक्ट करते हैं सामाजिक संदर्भ से या रियल लाइफ से बच्चे की, ना कि डिसकनेक्ट करते हैं, जो तोड़ते नहीं है संदर्भ को। क्रिएटिंग प्रेशर एंड फियर, डर और फियर में, भय और दबाव में सिखाना ही नहीं है, उसको सीखना नहीं मानेंगे, ठीक है, रटना मानेंगे। फिर रेस्ट्रिक्टिंग सोशल इंटरेक्शंस एंड कोलैबोरेशंस अमंग स्टूडेंट्स, यानी सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा ही मत दो, बच्चों को बातचीत करने का मौका ही मत दो। एक ही उत्तर सही है। नए कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए प्रीवियस नॉलेज को बेस बनाना होता है, ब्रिज बनाना होता है ना। आप जब भी कुछ नया सिखा रहे हैं तो पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, हम रिकैपिचुलेट कराते हैं। याद होगा आपको लेसन प्लानिंग में लास्ट में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं रिकैपिचुलेशन के लिए, कि रिकैपिचुलेट कराएंगे प्रीवियस नॉलेज को किससे जोड़ देंगे हम, न्यू या करंट नॉलेज से, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे, आप लोगों ने सबने सही उत्तर इसमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे क्या है, यही ऑप्शन उसका सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डाउन प्लेज, यानी कम महत्व देती है। डाउन प्ले का मतलब क्या है, महत्व कम दे रही है, दबा दे रही है। किस चीज को? द रोल ऑफ स्टूडेंट्स एज एक्टिव एजेंट्स, यानी बच्चे सक्रिय होते हैं, इस बात को दबा दे रही है। कौन सी अप्रोच है वो? निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर आंकता है या कमतर रूप से देखता है? बच्चे सक्रिय होते हैं, प्याजे भी कह रहे हैं, वाइगॉस्की भी कह रहे हैं, प्याजे कह रहे हैं, क्या है, लिटिल साइंटिस्ट हैं बच्चे, नन्हे वैज्ञानिक हैं जो ज्ञान का सृजन एक्टिव रूप से कर सकते हैं। बच्चों को एक्टिव चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी मानेगी, प्याजे वाइगॉस्की भी मानेंगे, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म भी मानेगा, और लगभग सारी ही जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, सारी ही जो भी नई अप्रोचेस हैं, वो मानते हैं कि बच्चे को एक्टिवली हमें सिखाना चाहिए, सक्रिय करके। बच्चा जहां एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो पूछा है कि कौन सी एक अप्रोच है जो डाउन प्ले कर देगी किसको, जहां बच्चा सक्रिय रह नहीं पाएगा या बच्चे के एक्टिव होने का रोल नहीं है वहां। डिस्कवरी लर्निंग में, भैया डिस्कवरी लर्निंग में तो बच्चा ही एक्टिव है, तभी तो डिस्कवर करेगा। अन्वेषण कैसे होगा बच्चे के एक्टिव होने से? इंक्वायरी कैसे होगी? क्वेश्चंस पूछने से, घूमने से, देखने से, सर्च करने से। तो ये खोजबीन में भी बच्चा एक्टिव है। अन्वेषण अगेन अपने आसपास वो एक्सप्लोर कर रहा है, तब भी वो एक्टिव है। सबसे कम एक्टिव कहाँ है? सबसे कम एक्टिव है कंठस्थ स्मरण में, रटंत विद्या चलंत नाही, यानी रोट मेमोराइजेशन में। रटना जो है, रट करके सिखाना बच्चे को एक्टिव नहीं बनाता। अब ये मत कह देना कि रटने में भी तो एक्टिविटी लगती है, मैं तो सुबह से शाम तक रट रही हूँ कुछ लेकर के, है ना, ये डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, 10 बार रट लिया चल चल के, इसको एक्टिविटी नहीं कहते। बच्चा मेंटली, सोशली, फिजिकली प्रॉपरली एक्टिव है, ये तो रटना कहेंगे। इसको सिर्फ दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव हो रहा है यहाँ पे, वो है रटना, मेमोरी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। Renu always takes a decision by considering various aspects of problem solving and comes up with many correct solutions. क्या है many correct solutions? Various aspects of in problem solving, समस्या समाधान में multiple परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखती है। At the end she is using dash type of thinking to solve the problem. Problem solving में, नया सोचने में, सब में क्रिएटिविटी लगती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगती है। तो इसका सही उत्तर आप लोग सही दे रहे हैं सभी। अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, दिशाओं में सोचने के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग होता है कि एक चीज के 75 सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी प्रमोट होती है। दूसरा क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, कुछ नया सोचना भी प्रमोट होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब आप ग्रुप में बिठा करके सोचने को कह रहे हैं तो वो बुद्धिशीलता या मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं, वो भी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग जी नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग जस्ट इंटेलिजेंस बेस्ड चीजों में लगती है। कोई याद करना है, कुछ बताना है, कुछ चूज करना है, जैसे इन 4 ऑप्शंस में से एक सही उत्तर चूज करने के लिए आपको सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग लगानी है, पहचानना है किसी एक उत्तर को, बनाना नहीं है खुद से कोई ऑप्शन। ईगो सेंट्रिक और इरेशनल नहीं है, रैशनल यानी लॉजिक होगा यहाँ पे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is the correct way
टू रिप्रेजेंट या टू रिस्पॉन्ड टू द एरर्स कमिटेड बाय स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है, बताइएगा एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे। एक नंबर में क्वेश्चन आता है बच्चों के द्वारा कमिट किए गए एरर्स पे, यानी जब बच्चे गलती करते हैं आप उसको एज अ टीचर कैसे देखेंगे, ये एक नंबर का टॉपिक है आपका। अगर हम बात करते हैं कि बच्चों के एरर्स को हमें पॉजिटिवली देखना है, पहली बात तो ये, ठीक है ना, देखते हैं समझते हैं कहानी है क्या। अगर हम बात करते हैं कि करेक्ट वे क्या है रिस्पॉन्ड करने का, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका, पहला ऑप्शन है पनिशिंग द स्टूडेंट्स, ये तो अलाउड ही नहीं है और ना इससे कुछ होने वाला, ठीक। डर और भय से नहीं सिखाना, जॉय ऑफ लर्निंग लेके आना है बच्चे में। तो पनिश नहीं करना, दंड नहीं देना, फियर से नहीं कि पनिश कर देंगे तो फिर अगली बार तो वो आपको गलती दिखाएगा भी नहीं। डायरेक्टली टेलिंग द करेक्ट, फिर बच्चा क्लास में बोलेगा ही नहीं, उसने गलत बोला और आपने दंड दे दिया उसके गलत जवाब के लिए, तो टीचर क्या कहते हैं जनरली, जो अच्छे टीचर्स हैं, कि कोई बात नहीं, गलत जवाब दो तो सही, कम से कम वो एक्सप्रेस तो करे अपने आप को कि वो कैसे सोचता है, आपको पता तो लग जाएगा। बी ऑप्शन है डायरेक्टली टेलिंग द करेक्ट आंसर टू स्टूडेंट्स एंड आस्किंग देम टू राइट इन मल्टीपल टाइम्स, यानी विद्यार्थियों को सही जवाब बता दो, सीधे सीधे, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा उत्तर दे दिया और फिर उसके बाद उनसे कहेंगे कि बार बार लिखो इसको, 10 बार लिखो, रट्टे लग जाएं, ताकि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है ये भी होता है सिस्टम में, बट ये बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, ये मॉडर्न अप्रोच नहीं है। सी ऑप्शन है आस्किंग द स्टूडेंट्स टू कॉपी द आंसर फ्रॉम देयर फ्रेंड, तो ये तो बिल्कुल ही रटंत विद्या हो गई। एनालाइजिंग द लर्निंग गैप्स विच कॉज्ड एरर एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली, भाई अगर गलती हुई है तो कहीं तो लर्निंग में गैप होगा ना, कहीं तो वो जगह बन रही होगी जहां वो मिस कर गया बच्चा, वो गैप रह गया उसकी लर्निंग में, तभी तो गलत बोला उसने या एरर किया, तो वो गैप कहां है उसको पहचानना और फिर सपोर्ट देना बच्चे को अकॉर्डिंगली। कोई एक्टिविटी करा सकते हो, उसके कॉन्सेप्ट पे समझा सकते हो, उसको डिस्कशन कर सकते हो, है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लर्निंग को, एरर को पॉजिटिव माना जाता है। एरर्स क्या है, विंडो है बच्चे के दिमाग में झांकने के लिए, जिसके थ्रू एरर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग, गलतियां भी सीखने का ही हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, Which of the following emotions are students likely to experience when outcome is uncertain, यानी आउटकम पता ही नहीं है, पास होंगे फेल होंगे क्या होगा नहीं पता, एंड फोकस इज ऑन फेलियर, और ध्यान आपका सारा इस बात पे कहीं फेल हो गया तो, कहीं फेल हो गई तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, यानी एक तो परिणाम जो है वो अनिश्चित है, पता ही नहीं है क्या होगा, और दूसरा असफलता पे ही जोर है ना, कि मान लो कोई ऐसा होता भी है जनरली कि मान लो किसी को कोई बीमारी ही हो गई आज के समय में, तो हम ये कह रहे हैं, बहुत बड़े रजत, हम क्या कह रहे हैं कि भाई एक तो अनसर्टेन है, ठीक हो भी सकती है और हो ही जाएगी, जरूरी नहीं है, मतलब अनसर्टेन हो गया रिजल्ट। दूसरा क्या है, फोकस पूरा इस बात पे रहेगा कि यार कुछ हो गया तो, कुछ हो गया तो, कुछ हो गया तो, मतलब फेलियर पे, हम पॉजिटिव साइड पे कम, नेगेटिव पे दिमाग ज्यादा है ना। तो एक तो हमें पता है आज के जमाने में कंपटीशन है, भाई इतने % लोग ही हैं जो इस एग्जाम को निकाल पा रहे हैं मान लीजिए, तो हम पहले से मान लेंगे कि हमारा जो फोकस है वो फेलियर पे हो गया। दूसरा, रिजल्ट तो सच में ही नहीं पता, किसी को भी हो सकता है, मतलब पूरी मेहनत करके भी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। तो इस चीज, जब आपका ध्यान पूरा इस बात पे है कि फेलियर फोकस, जो फोकस है आपका वो फेलियर पे है टोटली, और दूसरा रिजल्ट भी अनसर्टेन है, कोई निश्चित नहीं है पहले से, तो एंजॉयमेंट आएगा। एंजॉयमेंट बहुत कम लोगों को आएगा ऐसी सिचुएशन में जिनका ध्यान भी फेलियर पे हो और वो एंजॉयमेंट में भी लगे पड़े हो, ठीक। होप आएगी, होप कहां से आएगी जब पूरा ध्यान आपने फेलियर पे डाल दिया तो। बोर्डम आएगा, एंग्जाइटी आएगी। कौन सा इमोशन आएगा, दुश्चिंता, क्यों, क्योंकि अब आप लूप में जाएंगे, किस चीज के लूप में, नेगेटिव थिंकिंग के, ओवर थिंकिंग के, ठीक। अगर फोकस यहां पॉजिटिव पे होता या लर्निंग पे होता तो एंग्जाइटी की जगह क्या होता, एंजॉयमेंट होता, होप होती, ठीक है। तो ये अंतर है, इस क्वेश्चन को वैसे भी पूछा जा सकता है घुमा के। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 2-3 सवाल और हैं आज के। स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू फ्रेम डैश गोल्स, किस तरह के लक्ष्य बच्चे को बनाने चाहिए। हम देख रहे हैं समाज में या जनरली हम क्या देख रहे हैं, हमारे लक्ष्य बनाना ही गलत है। हमारे लक्ष्य क्या है, इस चीज से इतना पैसा आएगा, है ना, इस चीज से इतना नाम मिलेगा, है ना। आजकल यूट्यूब भी लोग स्टार्ट करते हैं, जनरली मिलते भी हैं कई बार, कि मुझे फेमस होना है इसलिए यूट्यूब करना है, विच इज नॉट अ वेरी बैड रीजन, कि हाँ ठीक है, एक वन ऑफ द गोल्स हो सकता है किसी का, बट मुख्य गोल अगर ये सेट हो गया कि मुझे इस चीज से बहुत पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, मतलब ये क्या है, लर्निंग गोल्स नहीं है, ये परफॉर्मेंस गोल्स हैं कि 90% लाना है इसलिए पढ़ना है, चाहे रट के आए, सीख के आए, कैसे भी आए, ठीक। तो स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू फ्रेम डैश गोल्स, मास्टरी ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, फेलियर एक्सेप्टिंग या मास्टरी अवॉइडेंस। फेलियर एक्सेप्टिंग का मतलब पहले ही मान लिया, अरे फेल हो गए तो कोई बात नहीं, भाई लड़ते तो सब जीतने के लिए ही है ना जनरली, है ना। अगर देखा जाए तो ऐसा थोड़ी, अगर नहीं भी लर्निंग के लिए भी लड़ रहे हैं तब भी ऐसा थोड़ी कि आप ये पहले से मान लेते हैं कि फेल हो ही गया हूं,
तो ये फेलियर एक्सेप्टिंग कोई अप्रोच नहीं है यहाँ पे, ये तो बाद में करनी ही पड़ती है। मास्टरी अवॉइडेंस की बात करें तो मतलब आपको मास्टरी नहीं चाहिए, आपको किसी चीज में मास्टर नहीं बनना, महारत नहीं चाहिए, पारंगतता नहीं चाहिए, तो ये भी कोई पॉजिटिव गोल नहीं हुआ। पॉजिटिव गोल क्या होगा? कई लोग कह रहे हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, बी ऑप्शन 64% लोग। कौन सा नशा है भाई ये है? आज तो आपने कमाल ही कर दिया, मुझे चक्कर आ गए आंसर देख के। प्रदर्शन उन्मुखी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था कि यदि कोई ये गोल बनाता है कि मुझे फेमस होना है इसलिए मुझे ये काम करना है, या मुझे पैसा कमाना है सिर्फ इसलिए मुझे ये काम करना है, इसका मतलब आपका सारा ध्यान परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड का मतलब है फर्स्ट आना। यहाँ परफॉर्मेंस वो नहीं है कि एक्टिविटी काम करने पे जोर है, परफॉर्मेंस का मतलब है यहाँ फर्स्ट आने पे जोर है। जबकि बेटर गोल्स कौन से हैं? मास्टरी ओरिएंटेशन। 3 ओरिएंटेशन है, अभी बताऊंगी मैं आपको। महारत उन्मुखी, कि आपको मास्टर बनने में या मास्टरी हासिल करने में इंटरेस्ट है, इस तरह के, इसी को मास्टरी ओरिएंटेशन को लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स भी कह सकते हो, कि आपका सीखने पे फोकस है, फर्स्ट आओगे सेकंड आओगे देखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने उत्तर गलत दे दिया यहां। स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड, हमको बच्चों को किस चीज के लिए मोटिवेट करना चाहिए, किस तरह के गोल्स फ्रेम करने के लिए या बनाने के लिए, तो ये मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स फ्रेम करने के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए। इतना गलत जवाब आपने आज दिया है, 63% लोग अभी भी गलत उत्तर दे रहे हैं। मेरा मन कर रहा है इसे 4 बार पढ़ लूं क्वेश्चन को, मतलब मुझे डाउट करा दिया आपने कि मैंने कहा पता नहीं मैंने गलत पढ़ दिया हो कहीं, है ना, कोई शब्द छूट गया हो। कमाल लोग हैं आप लोग। देखिए अभी समझते हैं, ये टॉपिक अब से पहले आया नहीं है ना, तो इसमें आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, नए वाले लोग होंगे स्पेशली, है ना। देखिए 3 तरह के गोल्स होते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं 3 तरह के गोल्स हैं बच्चों को, जब आपको गोल सेट करा रहे हैं तो इसमें ध्यान रखना है, लक्ष्य कह सकते हो, या इसको दूसरी भाषा में 3 तरह की ओरिएंटेशन यानी उन्मुखीकरण भी है सीखने के, कि आपका सेंटर ऑफ लर्निंग क्या है, आप किस लिए कर रहे हैं कोई काम, वाय क्या है आपका, क्यों कर रहे हैं आप कोई काम, ठीक है ना। इसको आप ओरिएंटेशन या उन्मुखता कह सकते हैं, कि सेंटर क्या है सीखने का, केंद्र क्या है। तो 3 तरह के केंद्र होते हैं। एक है आपका परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, जिसको आपने सही मान लिया गलती से, परफॉर्मेंस गोल्स या परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस गोल्स ही लिख देती हूं मैं यहां पे। दूसरा है आपका फेलियर अवॉइडेंस, फेलियर अवॉइडेंस यानी फेलियर से बचना है, किसी भी तरह से 30% नंबर आ जाए, 33% आ जाए, या फिर सीटेट में 90 नंबर आ जाए, किसी तरह से फेलियर से बच जाऊं, ठीक। थर्ड कौन सा है? थर्ड है मास्टरी ओरिएंटेशन। क्या है? मास्टरी ओरिएंटेशन, या इसको आप मास्टरी गोल्स भी कह सकते हो, पारंगतता। यही बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान इस बात पे है कि मैं फर्स्ट आऊं, सेकंड आऊं, फोर्थ आऊं, फिफ्थ आऊं, वॉटएवर, है ना, मुझे आता सब कुछ हो, मुझे पूरा सिलेबस पता है, मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, सीख लिया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपको सब कुछ आता है। यह है मास्टरी ओरिएंटेशन गोल, कि आपका फोकस लर्निंग पे है। इसको लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स भी कह सकते हो, कि आपका ध्यान सीखने पे है, रिजल्ट पे नहीं है। अगर रिजल्ट पे ध्यान है तो दोनों ही खराब हो जाएंगे। क्या है? एक तो है परफॉर्मेंस गोल्स, क्या फर्स्ट आने पे, परफॉर्मेंस पे, परफॉर्मेंस क्या है? फर्स्ट आना है मुझे, सेकंड आना है, तो फर्स्ट आने वाला चाहे रट्टे लगाने पड़े, उसको कुछ भी करना पड़े, बस परफॉर्मेंस आनी चाहिए। फेलियर क्या है? फेलियर अवॉइडेंस, मतलब फेलियर से बचना चाह रहे हैं आप, तो किसी भी तरह से पास हो जाऊं, किसी भी तरह से पास हो जाऊं, रो के, पीट के, रट्टा लगा के, चीटिंग करके, व्हाटएवर, तो ये भी एक नेगेटिव वे हो गया। ऐसे लक्ष्य हमें नहीं सेट करने, हमें वो लक्ष्य सेट करने हैं जिसमें हमें सीखने को मिले, कुछ पारंगतता, हमें मास्टरी हासिल करनी है, हमें पूरा सिलेबस आता हो, हमें एक टॉपिक समझ आता हो, हमने इनफ प्रैक्टिस की हुई हो, अपने आप रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। ये वही वाला मास्टरी ओरिएंटेशन गोल वही है जो 3 इडियट का डायलॉग है ना, कि तुम एक्सीलेंस के पीछे भागो, सफलता झक मार के पीछे आएगी। तो ये एक्सीलेंस वाला गोल है, ठीक है ना। हमने शायद सबने यही गोल सेट किए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने परफॉर्मेंस गोल्स। इस चक्कर में आपने सबने सही उत्तर दे दिया। अब इसको ठीक कर लेना, है ना, कि हम मेहनत पे फोकस नहीं करते, हम परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हैं, या फिर हमारा ध्यान इस बात पे किसी तरह से फेल होने से बच जाऊं। तो इन सब में बेस्ट क्या है? मास्टरी ओरिएंटेशन। इन्हीं गोल्स पे, या लर्निंग गोल्स, इनको लर्निंग ओरिएंटेशन भी कह सकता है आपको पेपर में घुमा के। तो ध्यान रखना है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स सबसे ज्यादा नेगेटिव है। मास्टरी अवॉइडेंस नहीं, मास्टरी अचीवमेंट होना चाहिए था, मास्टरी ओरिएंटेड होना चाहिए था। मास्टरी को अवॉइड क्यों करोगे? फेलियर एक्सेप्टिंग, तो ये एक तरह से ये भी नेगेटिव ही माना जाएगा। ये नहीं है, फेलियर एक्सेप्टिंग कोई गोल सेट नहीं करता कि फेलियर को पहले ही एक्सेप्टिंग गोल बना लिया आपने, कि फेलियर आया मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म हो गई, है ना। वो अपने आप ही ये चीज शामिल है मास्टरी ओरिएंटेशन में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, एबिलिटी टू मॉनिटर, इवेल्युएट एंड मॉडिफाई वंस ओन थॉट प्रोसेस इज कॉल्ड डैश। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन ऐसा है कि आज 15,000 लोग देख रहे हैं, अगर 15 ने लाइक नहीं किया, कल से बंद क्लास, है ना। ये क्या है? ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन गोल है।
या 15,000 लोगों से अगर 1,000 भी कम हो गए, चलो छुट्टी करते हैं। ये क्या हुआ? परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन गोल है। मास्टरी ओरिएंटेशन क्या है कि यार आज हम कुछ सीखेंगे, कुछ मुझे सीखने को मिलेगा, कुछ आपको सीखने को मिलेगा, प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे एक एक क्वेश्चन को, जिसे बोर होना है, सोना है वो सो जाए। ये हुआ मास्टरी ओरिएंटेशन। फेलियर अवॉइडेंस क्या है? बस खींच तान के कर देंगे, है ना, जिससे कि ठीक है यार क्लास हो जानी चाहिए, तो वो हो जानी चाहिए, चाहे अच्छी हो बुरी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। या डी ऑप्शन 71% लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। एबिलिटी टू मॉनिटर, यानी अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचना, मॉनिटर करना, मैं सही सोच रहा हूं या गलत सोच रहा हूं। एवेल्युएट करना, यानी कितना ठीक हुआ, कितना क्या हुआ उसको आप देख पा रहे हैं, और जरूरत पड़े तो मॉडिफाई करना, यानी चेंज लाना। यदि आप देख रहे हैं, आपने प्लान बनाया सीटेट का, आपने पढ़ाई शुरू की, अब आप मॉनिटर कर रहे हैं कि ये वाला सब्जेक्ट, ये वाली मैराथन, ये वाले नोट्स पढ़ लिए हैं या ये पढ़ने हैं मुझे, तो डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं कि मुझे 3 घंटे का टारगेट था, क्या मैं 3 घंटे पढ़ पा रहा हूं या पढ़ पा रही हूं। फिर आप मॉनिटर कर रहे हैं खुद को पढ़ते समय, यार मुझे पढ़ना है। लास्ट में इवेल्युएट कर रहे हैं दिन को, 3 घंटे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आज क्या क्या पढ़ा। अब जरूरत पड़ने पे अगले दिन मॉडिफाई भी कर रहे हैं। ये मेटा कॉग्निशन का हिस्सा है, जो आपको फ्री नोट्स दिए गए हैं, टेलीग्राम से जाके ले लो, नहीं मिले हैं तो। अभी लास्ट में सबसे लास्ट टॉपिक इसमें ऐड किया हुआ है, ये पहले नहीं पूछा जाता था बट हम डिस्कस करते थे इसको तब भी। मेटा कॉग्निशन यानी अधिसंज्ञान या परासंज्ञान। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, वो मेटा वर्ड्स आया था ना कुछ टाइम पहले, फेसबुक ने नाम बदल दिया था, यानी बियॉन्ड। और कॉग्निशन का मतलब होता है ब्रेन प्रोसेसेस, यानी थिंकिंग कॉग्निशन का पार्ट है। तो कॉग्निशन का मतलब यहां थिंकिंग से है, तो बियॉन्ड थिंकिंग कह सकते हो आप यहां पे, है ना, यानी थिंकिंग के भी परे जाना। सिर्फ ये नहीं हाँ पेपर क्लियर करेंगे तो ये तो आपने थिंकिंग कर लिया, अच्छा यहां से पढ़ लेंगे। अब आप ना ये देख रहे हैं, ना टेस्ट दे रहे हैं, ना प्लान बना रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ये सब नहीं कर रहे हैं इसका मतलब मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक, अटेंशन, ये सिर्फ कॉग्निशन की चीजें हैं, याद करना, रिकॉल करना, ये सिर्फ दिमाग से होने वाली चीजें हैं। लेकिन दिमाग पे भी आप एक स्टेप आगे जाएंगे, बियॉन्ड जाएंगे तो मेटाकॉग्निशन आएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए फटाफट से जवाब दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। और ये विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कंटेंट रिप्रेजेंटेशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू टीच अ कॉन्सेप्ट इन प्राइमरी ग्रेड्स, यानी कि एक प्राइमरी ग्रेड में पढ़ाने के लिए, प्राइमरी ग्रेड मतलब प्राथमिक कक्षा, कक्षा 1 से 5, 6 से 11 वर्ष का बच्चा, है ना, कक्षा 1 से 5, ठीक है, कक्षा 1 से 5 या 6 से 11 वर्ष के बच्चे को पढ़ाने के लिए, किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए, कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं हम बच्चे को, कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू टीच अ कॉन्सेप्ट। आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से सीख पाए, एक क्रम क्या होना चाहिए पढ़ाने का? पहले सिंबल्स सिखा दें, फिर कॉन्क्रीट मटेरियल दिखाएं, फिर इमेजेस पे आ जाएं, क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन 38% लोग कह रहे हैं, पहले इमेज दिखाएंगे फिर कॉन्क्रीट मटेरियल, या पहले कॉन्क्रीट फिर इमेज फिर सिंबल्स, या पहले सिंबल्स फिर इमेजेस और कॉन्क्रीट मटेरियल। गलत उत्तर दे रहे हैं इसमें आप लोग, काफी गलत उत्तर दे रहे हैं, जबकि प्याजे हम पढ़ चुके हैं और ये प्याजे से ही संबंधित है। हालांकि ब्रूनर की थियरी है अगर देखा जाए तो, बट प्याजे के टॉपिक से भी आप इसको समझ सकते थे, है ना। बट देखिए समझते हैं, कॉन्क्रीट मटेरियल्स, हमें ये पता है, आपको ये पता है, मतलब इसमें गड़बड़ इस वजह से भी हुई होगी कि प्याजे की थियरी आपने पढ़ी है ना, ये भी एक बात है, लेकिन आपने रट ली चीजें। किसी ने कहा सिंबल सिंबल सिंबल्स कब आते हैं, कब आते हैं, और प्री ऑपरेशनल, उससे पहले भी तो कुछ होता होगा सरकार। सेंसरी मोटर, यानी सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज, यानी अपने 5 सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज, चीजों को उठाना, टच करना, फील करना, बच्चे के सामने आप कुछ भी रख दो वहां तक चल के जाएगा, दैट मीन्स एनएक्टिव लर्निंग। पहले एनएक्टिव लर्निंग होती है, कॉन्क्रीट रूप में चीजों को टच और फील करेगा, उसके बाद सिंबल्स पे जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बाद में आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको यहां लगा देंगे, उसको चेपना नहीं है, रटना नहीं है चीजों को। कॉन्क्रीट मटेरियल को आप सबसे पहले रख दिया और आपने सिंबल्स को कहीं और लगा दिया, ऐसा होता है क्या? समझ पा रहे हो ना बात को? तो वो जो सेंसरी मोटर है, दैट मीन्स पहले एक्टिव रहेगा बच्चा, मूर्त रूप में चीजों को टच करेगा, फील करेगा, कॉन्क्रीट आ गया। फिर आता है इमेजेस का कॉन्सेप्ट, यानी अब आप उसके सामने कुछ रख दो इमेज फॉर्म में तो वो समझ जाएगा। फिर आते हैं सिंबल्स। ये पहली बात तो ब्रूनर से संबंधित या रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्रूनर ने भी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी आपकी दी है, जो बहुत छोटी सी थियरी है, मैं आपको अभी समझा दूंगी, अलग से उसको कराने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है ना।
तो डी तो हो ही नहीं सकता ना उत्तर, पहले सिंबल से कैसे सिखाओगे, फिर इमेजेस पे जाओगे, उल्टा हो गया ना। हमें पता है ब्रूनर की थियरी के अकॉर्डिंग 3 स्टेजेस हैं। एक है एनेक्टिव, जिसको आप सेंसरी मोटर से भी जोड़ सकते हो कि बच्चा पहले एक्टिविटी करके, टच फील करके सीखता है। एनेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग यानी क्रियाशीलता, उसको फिजिकल एक्टिविटी या सच में दिखाओ कोई चीज। सेब के बारे में पढ़ा रहे हो तो अगर दिखा दिया सच में तो बहुत अच्छी बात है। बॉटल के बारे में बता रहे हो, बॉटल है सामने कॉन्क्रीट, और सिर्फ ये तो हो गया सिर्फ कॉन्क्रीट या इमेजेस के बारे में। अब आप उसको क्या करवा रहे हो, एक्टिविटी करवा दे रहे हो, यानी ना सिर्फ दिखा रहे हो, सबसे पहले आप एनेक्टिव मोड में डाल रहे हो बच्चे को। एनेक्टिव मोड क्या होता है भाई, आपने एक, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी पिक्चर, ट्राइंगल को उसको ले गए कहीं जहां पहाड़ है, सीधा दिखा दिया आपने, या फिर उससे एक रेत का पहाड़ बनवा दिया। ये एनेक्टिव है कि बच्चे ने खुद से फिजिकली इन्वॉल्व होकर कुछ किया। उसके बाद कॉन्क्रीट मटेरियल, अब आप पिक्चर भी दिखा दोगे तो चल जाएगा, बाद में आप सिर्फ उसको बता भी दोगे कि एक ट्राइंगल है तो उसके दिमाग में अपने आप आ जाएगा सिंबल्स के थ्रू, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कॉन्क्रीट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं यहां, फिर इमेजेस आती हैं और फिर सिंबल्स आते हैं। कैसे देखते हैं एक बार। जो बीएस ब्लूम है, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, वो भी अपनी थियरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जेरोम ब्रूनर है, ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट ही हैं, बट ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। इन्होंने ये 3 स्टेजेस दी हैं, अभी जो हमने बात की थी EIS से आप याद रख सकते हैं। एनेक्टिव यानी बच्चे को मूवमेंट और एक्शन के थ्रू पहले आप कुछ सिखाते हैं। जैसे किताबें भी आप बचपन में लाएंगे ना, तो आजकल उसमें वो होता है एक, मान लो रिडल है तो उसमें से वो ए को भी बनाएगा, जोड़ जोड़ के कुछ निकाल के कुछ लगा के पीसेस, तो वो फिजिकली एक्टिव है वहां। दूसरी चीज आती है आइकॉनिक, आइकॉन्स या इमेजेस के थ्रू देखना। यहाँ पे प्ले विद अ बुक यानी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है बच्चा, कॉन्क्रीट रूप में इन्वॉल्व है। लर्न थ्रू इमेजेस और आइकॉन्स, अब यहाँ पिक्चर्स को देख करके या आइकॉन्स को देख करके सीख रहा है। अब इसमें किताब से नहीं खेल रहा कि कोई पीस निकाल के लगा रहा हो। वो आती है ना पिक्चर्स जिनमें, याद कीजिए, वो जिराफ बनाना है तो जिराफ बनाने के लिए बच्चे को उसकी गर्दन लगानी पड़ेगी पहले, फिर उसका नीचे का पार्ट लगाना पड़ेगा। ये एनेक्टिव मॉडल है जिसको हम कह रहे हैं कि बच्चा फिजिकली एक्टिव है वहां। फिर आता है आइकॉनिक मॉडल के बच्चे ने ए फॉर एप्पल किताब से पढ़ लिया देख देख के, आइकॉन्स या पिक्चर्स के थ्रू। फिर आता है सिंबॉलिक, ये नेक्स्ट स्टेज है, यानी सिंबल्स के थ्रू, लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स। अमूर्त जो सिंबल्स हैं उनसे भी वो सीख जाएगा। जैसे आप रिसर्च के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे आपको बता दिया कि मान लो एक ट्राइंगल है, तो आपने दिमाग में इमेजिन कर लिया, या ए फॉर एप्पल होता है तो ए से आपको समझ में आ जाएगा। एनेक्टिव क्या है, बच्चा 0 to 3 ईयर्स में ये चीज ज्यादा एक्टिव है, ये 3 से 6-7 साल तक भी चल जाता है। फिर उसके बाद अबव 7 और 8 ईयर्स क्या होगा, सिंबल्स के थ्रू आप सीखने लगते हैं, ज्यादा पिक्चर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ती। इसको आप एक और एग्जांपल या एक और पिक्चर से समझ सकते हैं कि जो जेरोम ब्रूनर का डेवलपमेंट की थियरी है या कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास की थियरी है, स्पाइरल करिकुलम भी इन्होंने दिया है, उस पर भी चर्चा करेंगे अभी थोड़ी सी हम। क्या है कहानी, ब्रूनर कह रहे हैं अब ये 3 स्टेजेस हैं। एक है एनेक्टिव, जिसको क्रियाशील कह सकते हो आप, जन्म से 2-3 साल तक, एज नहीं पूछता इसमें जनरली। फिर आता है आपका आइकॉनिक यानी आइकॉन्स या सिंबल्स के थ्रू सीखना। आइकॉनिक क्या है, ये आइकॉनिक। देन आता है आपका सिंबॉलिक, सिंबल्स के थ्रू ही सीख जा रहे हैं अब आपको जरूरी नहीं है पिक्चर की जरूरत पड़े या कोई एक्टिविटी करके ही समझ में आए कोई चीज, ठीक है जी। तो एनेक्टिव क्या है, बच्चे को आप लेके गए कहीं और उसको सामान दिया आपने कि बेटा ये ट्राइंगल बनाओ, देखो तो ये ट्राइंगल उसने रेत से बना लिया मान लेते हैं, या पेंट वगैरह लेकर के कुछ बनाया उसने प्रॉपर। वो पजल सॉल्विंग आता है ना, तो पजल को इस्तेमाल करके अपने हाथों का, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके कुछ बनाया प्रॉपर। ये हुआ एनेक्टिव, जहां वो एक्टिव है फिजिकली, ठीक। अब जब वो बड़ा होता है 3 साल के बाद, आप जो ये सिंबॉलिक स्टेज जिसको हम कहते हैं, वो सिंबॉलिक स्टेज अभी आगे डेवलप भी तो होगी। सिंबल्स के थ्रू सीखना पहली बार 2 से 7 वर्ष में सीखा है, वो है सिंबॉलिक स्टेज पे आ जाएगी। लेकिन सिंबल्स और आगे नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे बाकी स्टेजेस में भी, ऐसा थोड़ी बाद में सिंबॉलिक स्टेज खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अगली बार उसको ट्राइंगल बताने के लिए जरूरी नहीं आप उसको सिर्फ पिक्चर दिखा देंगे ट्राइंगल की, 2 से 7 जो 7 वर्ष का बच्चा है 3 से 7 के बीच में, तो वो समझ जाएगा इस चीज को, सिंबॉलिक रूप में भी समझ जाएगा। लेकिन प्रॉपर सिंबल्स ये कह रहे हैं बाद में सिखाओ, सिंबल्स के थ्रू, अभी इमेज के थ्रू सिखाओ, आइकॉन्स के थ्रू सिखाओ, पिक्चर्स के थ्रू सिखाओ, ठीक। फिर सिंबॉलिक थॉट आता है, आपने ट्राइंगल बताए और कहा कि अज्यूम कर लो इसकी ये साइड है इतने सेंटीमीटर, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये क्या कर लो, अज्यूम कर लो, यानी सिंबल्स के थ्रू सिखा रहे हैं अब आपको ना ट्राइंगल अलग से कोई पिक्चर दिखाने की जरूरत है तब पता लगेगा ट्राइंगल है ना, और ना आपको कोई रेत में बनवा के दिखाने की जरूरत है। तो ये एनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ये 3 स्टेजेस हैं किसकी, जेरोम ब्रूनर की। ये कहते हैं स्पाइरल करिकुलम, और ये ऐड करा दूंगी पीडीएफ में। स्पाइरल करिकुलम की जब हम बात कर रहे हैं तो
इसको कहते हैं वर्तुलाकार पाठ्यचर्या। क्या कहते हैं? ये ब्रूनर ने ही दिया है, वर्तुलाकार पाठ्यचर्या। बात सही है या नहीं? ठीक, किसने दिया ये कॉन्सेप्ट? जेरोम ब्रूनर ने। वही है ये जो अभी आइकॉनिक, एनेक्टिव और सिंबॉलिक की बात कर रहे थे, जेरोम ब्रूनर। ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, दिमाग के विकास की ही थियोरी दी है। स्पाइरल कैसे बनता है? स्पाइरल पढ़ते होगे ना, वो नोट्स पीडीएफ फोटोकॉपी करके निकालते होगे या जैसे भी, तो ये क्या है? ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ये कहते हैं प्रीवियस नॉलेज या ओल्ड नॉलेज से कनेक्ट करके पढ़ाओ जब आप न्यू नॉलेज को पढ़ा रहे हो या कॉम्प्लेक्स चीजों को पढ़ा रहे हो। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाया जाए, बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को भी आप क्या कर दें? जोड़ दें, कनेक्ट कर दें। और हर एक क्लास में कॉम्प्लेक्स होती जाती है चीजें। फिफ्थ क्लास में कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं तो थर्ड से पहले रिवाइज कराया जाएगा, या उसको थर्ड क्लास में वो टॉपिक इतना होगा, फिर वो फोर्थ में बढ़ जाएगा, फिर फिफ्थ में और बढ़ जाएगा। तो बेसिकली लेवल बढ़ते रहने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी, प्रीवियस से नए में और ऐड करते जाएंगे। इसी को स्पाइरल करिकुलम कहते हैं कि पुराने के बेस पे आगे नया सीख रहे हैं आप, या जुड़ता चला जाएगा आपके सिलेबस में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे।